हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली एजुकेटेड में। आज तारीख है 13 जनवरी 2021 और आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स निकले उनको। तो ये है हमारा फ्रंट पेज। तो आइए न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकली है कृषि कानूनों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषि कानूनों को लागू होना था फिलहाल उन पर रोक लगा दी है उनके लागू होने पर, और साथ ही साथ एक 4 सदस्यीय कमेटी का भी निर्माण किया है जो कि ये रिव्यू करेगी कि ये कृषि कानूनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं और किसानों के साथ में जो समझौता करने की कोशिश करेगी कि किसानों की क्या समस्याएं हैं उसको भी साथ ही साथ देखेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस 4 सदस्यीय जो कमेटी है इसमें भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान जी हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है कृषि वैज्ञानिक और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी जी, कृषि अर्थशास्त्री एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी जी। तो अशोक गुलाटी जी ही जो है इस पूरी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट जी शामिल हैं इस कमेटी में। आपको पता है कि पिछले 40-45 दिनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में किसानों का आंदोलन चल रहा है इन कृषि कानूनों को लेकर। तीनों कानूनों का किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए और साथ ही साथ जो एमएसपी प्राइस है उस पर गारंटी दी जाए और उस पर एक कानून बनाया जाए। सरकार जिस पर एमएसपी पर प्राइस गारंटी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, वार्ता करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और साथ ही साथ कई चरणों की ऑलरेडी वार्ता हो चुकी है। और एक सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर और सुनवाई कर रहा था जिसमें ये मैटर था कि जो किसान संगठन है वो 26 जनवरी को साइकिल रैली करेंगे गणतंत्र दिवस के दिन। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, 18 तारीख को सुनवाई होगी। कृषि कानूनों के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान यूनियन ऑलरेडी उनके साथ में है। तो भारतीय किसान यूनियन के जो वकील हैं हरीश साल्वे जी, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो आंदोलन है उसमें खालिस्तानी सपोर्टर लोगों के सपोर्ट की आशंका है, और साथ ही साथ इस बात की पुष्टि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने भी की हुई। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि खुफिया तंत्र ने यह पाया है, और कई जो किसान आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं खालिस्तान सपोर्टर्स और जो पाकिस्तान का सपोर्ट है उसकी वजह से ये आंदोलन बहुत लंबा खिंच रहा है और इसको फंडिंग भी दी जा रही है। अगली न्यूज़ है कि हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, वो सेना दिवस से पहले एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको संबोधित कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि चीन और जो पाकिस्तान है वो दोनों एक दूसरे से साठगांठ करके बैठे हुए हैं, और ये दोनों हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो आपको पता होगा कि चीन ऑलरेडी जो है लगातार बॉर्डर पर भारत के लिए परेशानी करता रहता है, और पाकिस्तान जो है सीमा पार से लगातार आतंकवाद को सपोर्ट करता रहता है, और देश में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको पूरी तरीके से फंडिंग करता है, और जो जितने भी आतंकवादी हैं उनको भी लगभग में पनाह देने का काम करता है। एमएम नरवणे जी ने जो है बॉर्ड एलएसी पर जो इस समय कंडीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हालांकि इस समय कोई कॉन्फ्लिक्ट या फायरिंग के केस तो नहीं हुआ है सामने बॉर्डर पर चाइना के साथ में, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पर गतिरोध है अभी वो बरकरार है, और जब तक चीन, हालांकि ये कुछ खबरें आई थी कि चीन ने अपने करीब 10,000 सैनिकों को जो उनके फॉरवर्ड पोस्ट होते हैं वहां से हटाया हुआ है, लेकिन नरवणे जी ने ये बात क्लियर की कि जो चाइना है वो अगर 500 से 1,500 किलोमीटर के आसपास भी अगर अपने सैनिकों को मूव करता है तो उसको हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो जो है बॉर्डर से अपने सैनिकों को हटा रहा है या फिर वो अपनी पोस्ट से पीछे हट रहा है। तो इस वजह से जो भारत के जो सैनिक हैं वो भी फॉरवर्ड पोस्ट पर विद्यमान रहेंगे, और सिर्फ विद्यमान ही नहीं रहेंगे, सिर्फ अटेंटिव ही नहीं है, पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के मोर्चे के लिए एकदम तैयार है वो। नरवाने जी ने ये बताया कि एलओसी पर जो गतिरोध मौजूद है उसके हल के लिए लगातार 8 राउंड की जो सैन्य बातचीत है और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक प्रयास होते हैं उनके जरिए जो है मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कोरोना वैक्सीन के जो इस समय उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा था कोविशील्ड का, तो कोविशील्ड की वैक्सीन की करीब करीब 54 लाख डोजेस जो हैं पुणे से, चूंकि पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वहां से करीब 54 लाख डोजेस जो है वो पूरे देश के कई स्थानों पर अलग अलग जो है भेज दी गई हैं।
इनमें मुख्य रूप से दिल्ली में करीब 2.5 लाख डोजेस, आंध्र प्रदेश में करीब 5 लाख और कर्नाटक में करीब 6.5 लाख डोजेस, तेलंगाना में 3.5 लाख डोजेस, गुजरात में 2,76,000 डोजेस और तमिलनाडु में 5.5 लाख डोजेस, केरल में 4.5 लाख डोजेस के आसपास में जो है कोविशील्ड की डोजेस भेज दी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कोविशील्ड है उसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे स्थित ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, लेकिन इसको जो तैयार किया गया है वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा तैयार किया गया है। भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित जो वैक्सीन है उसका नाम कोवैक्सीन है। इसका निर्माण भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किया जा रहा है। वैक्सीन लगाने की जो ड्राई रन है वो दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में और जनवरी माह के शुरुआती सप्ताह में ऑलरेडी पूरी की जा चुकी हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि 16 जनवरी से टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा और टीकाकरण सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लगेगा और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं यानी कि जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते थे उनको सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन लगेगा। उसके बाद फ्रंट पेज पर ही जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चूंकि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक अस्थायी सदस्य के रूप में बना हुआ है इस समय, तो उस एज अ जो मेंबर होता है तो ये अपना पहला जो है भाषण दे रहे थे वहां पर। तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने हाईलाइट किया कि जो पाकिस्तान है वो जो है जितने भी आतंकवादी होते हैं उनको पूरी पनाह देता है और उनको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज भी देता है। उन्होंने 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के गुनहगार जो दाऊद इब्राहिम है उसकी ओर इशारा करते हुए बताया कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को फंडिंग करता है बल्कि आतंकवाद को पूरी तरीके से पनाह भी देता है। तो और ये बताया कि जो आतंकवाद है वो मानव जाति के लिए कितना हानिकारक है और इसका अगर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने समय रहते इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया तो पूरे जो है पूरे विश्व को इसका एक बहुत बड़ी मूल्य अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रंट पेज पर ही ये छोटी-छोटी कुछ न्यूज़ निकली हुई हैं, जैसे पूरी तरह सुरक्षित है निजी चैटिंग व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने आपको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ थी उसमें कुछ एग्रीमेंट्स में चेंजेस किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी व्हाट्सएप खोले होंगे, अभी जल्दी में कुछ एक एग्रीमेंट की डू यू एग्री और एग्री करके आपको जो है कुछ उनकी पॉलिसी थी, उनको जो है उन पर एग्री करना था। अगर आप उन पर एग्री नहीं करते हैं, तो शायद फरवरी में आपको फिर व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म छोड़ना पड़ सकता है। तो उसको लेके कुछ क्रिटिसिज्म था, आगे इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आयकर विभाग ने जो है काले धन पर और जो बेनामी संपत्ति होती अगर उसको लेकर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आप ये शिकायत कर सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव है इनकम टैक्स का। अगली न्यूज़ है कि जो विमेंस को जो है इंडियन आर्मी में पायलट बनने का मौका दिया जाएगा। अभी तक आपको पता है कि वायुसेना में और नौसेना में ऑलरेडी जो फ्लाइंग ब्रांच होती है इनकी, तो इसमें ऑलरेडी जो विमेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए रास्ता खुला हुआ है और ऑलरेडी वुमेन सिलेक्टेड हो चुकी हैं। तो इस बात की जानकारी जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं जो कि सेना प्रमुख जनरल हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि जो है अगले अगले यानी कि इस अगले साल जुलाई में महिला पायलट का पहला बैच ट्रेनिंग लेकर सेना की फ्लाइंग ब्रांच का हिस्सा बन सकेगा। उन्होंने बताया कि इस साल जुलाई में ऑलरेडी जो भी वुमेन्स होंगी उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए जो भी एग्जाम्स वगैरह होने होंगे वो पहले ही हो जाएंगे। तो 2021 जुलाई तक इंडियन आर्मी में जो इनकी फ्लाइंग ब्रांच है उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो जाएगा। हालांकि इससे पहले जो वुमेन्स हैं वो ग्राउंड हैंडलिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी में ही काम करती थी, लेकिन अभी तक कोई भी पायलट नहीं थी। उसके बाद में ये न्यूज़ निकली है कि टीम इंडिया के जो कई प्लेयर्स हैं वो चोटिल हो गए हैं। अब अगला चौथा टेस्ट होना, तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया था, आपको पता ही है। तो उसमें जसप्रीत बुमराह जो कि तेज गेंदबाज हैं ये भी चोटिल हो गए और साथ ही साथ रविचंद्रन सिंह जी के कमर में दर्द है। तो ये न्यूज़ है। नेशनल एडिशन में दूसरा पेज हमेशा दिल्ली को डेडिकेटेड होता है। तो दिल्ली में मोस्टली जो खबरें होती हैं वो दिल्ली की लोकल की होती हैं या फिर पॉलिटिकल होती हैं। यहाँ पर एक दो इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग जान लीजिए न्यूज़, जैसे कि जो दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल है वहाँ पर टीकाकरण होना है। जो 16 जनवरी से टीकाकरण स्टार्ट हो रहा है कोविड का, तो उसमें बताया जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 300 लोगों को टीका लगेगा। साथ ही साथ 100 लोगों को जो है वेटिंग रूम में जो क्षमता होगी वेटिंग रूम की वो 100 लोगों की होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो है
आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद में ही किसी भी जो जिसको भी टीका लग गया होगा उसको छोड़ा जाएगा। अगर इस बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके लिए। कुछ हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप किया गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होती है तो जिस भी व्यक्ति को टीका लगा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हालांकि विशेषज्ञों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रिकॉशन के तौर पर सरकार ने ये कदम उठाया हुआ है। उसके बाद में दिल्ली दंगों से रिलेटेड एक ये न्यूज़ है कि जो आपको पता है ताहिर जो कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, तो उन्होंने दिल्ली दंगों में उनका पूरा हाथ था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो सपोर्टर्स थे उनको एक सबक सिखाने के लिए ये दंगा किया गया था। तो इसमें ये बताया जा रहा था कि थाने में जो पिस्टल जमा थी ताहिर की, वो उससे दंगे से पहले जो है छुड़ा कर लेके आए थे। तो ये इस तरीके की न्यूज़ फिर आती रहेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो शाहीन बाग में धरना हो रहा था, उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और चाहते थे सुप्रीम कोर्ट की कुछ मामला सुलझाया जाए, उसके बाद में फिर कुछ पर्टिकुलर जो भी रेडिकल लोग थे उन लोगों ने इसमें जो है दंगा करवा दिया था दिल्ली में। उसके तीसरे पेज पे ये थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें ये भी है कि जो है आपको पता है कि कल विवेकानंद जी का जन्म दिवस था, जिसको हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मनाया जा रहा था हमारी संसद भवन में, जिसमें संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसमें पहली बार जो भी चुनिंदा युवा होंगे उनको बुलाया गया था। और उनको साथ ही साथ पूरा जो हमारे देश का लोकतंत्र की जो हमारी हेरिटेज है उसको दिखाया जाता है और काम करने के जो तरीके होते हैं उनको बताया जाता है। तो उसी में जो है वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपना भाषण दिया और उसमें बताया कि जो देश के युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है और जो वंशवाद है लोकतंत्र में उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। वंशवाद मतलब आपको पता ही है कि कांग्रेस, सपा और जो बिहार में कुछ पार्टियां हैं उनमें है। तो बेसिकली मोदी जी का जो इशारा था वो इन्हीं पार्टियों की तरफ था। और और उन्होंने ये बताया कि जो बीजेपी है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से और निष्ठा से कार्य करता है तो वो ज़रूर ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है। तो यही बात है कुल मिला के वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो अमरकंटक त्रिपुरी सुंदरी सहित 6 और धार्मिक स्थलों को संवारेगा केंद्र। तो आपको पता है कि सरकार ने 2014-15 में एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था प्रसाद, जिसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इसके अंतर्गत इससे पहले 30 धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया था जिनका डेवलपमेंट किया जाता है और उस पूरे क्षेत्र का उनके आसपास की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर होती है उसको भी सुरक्षित किया जाता है। इसी क्रम में 6 नए स्थलों को भी जोड़ा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तेलंगाना का जांगुलंबा देवी मंदिर, अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड और सिक्किम के युकसोम व छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी देवी मंदिर शामिल। तो आपको ऑलरेडी पता है कि भारत का जो पर्यटन है वो मंदिरों के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसी के तहत ये जो आस्था के केंद्र होते हैं न सिर्फ इनका विकास किया जा रहा है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो स्थानीय संस्कृति है और जो कला है उसको भी संरक्षित किया जाए। तो कुल मिला के अब टोटल प्रसाद स्कीम के अंतर्गत 36 स्थल हो चुके हैं जिनको जो है डेवलप किया जा रहा है। इसमें से करीब करीब 6 ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, बाकी सबका डेवलपमेंट का कार्य जारी है। उसके बाद तीसरे पेज पर ये न्यूज़ निकली हुई कि अमेरिका में जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होगी चर्चा। जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उन्होंने जो इस समय अमेरिका में हमारे देश के राजदूत हैं तरनजीत सिंह सिंधु जी, उनके साथ विस्तृत वार्ता की और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम अमेरिका में अपनी नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो वो बेसिकली जो है हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने हायर एजुकेशन में जो चाहे वो फॉरेन के स्टूडेंट्स हो या फिर इंडियन के स्टूडेंट्स हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकें अपनी नई एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि आपको पता है कि भारत से बहुत सारे बड़ी मात्रा में जो है स्टूडेंट वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप की जैसे जर्मनी इन सब कंट्रीज में ज़्यादातर जाते हैं। तो इन सब कंट्रीज में हमारे देश के युवा ना जाए, क्योंकि अगर वो विदेश पढ़ने जाते हैं तो उसके बाद में कई बार वो वहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के जो टैलेंट है वो देश से बाहर जा रहा है। तो वो उनका ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में अपनी
जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करें, जिससे जो है विदेशी जो लोग हैं, जो भी बाहर के जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो देश का हमारे रुख करें। उसके बाद में व्हाट्सएप ने जो अपनी नई यूज़र पॉलिसी निकाली हुई है, उसको लेकर व्हाट्सएप ने क्लैरिफिकेशन किया है कि जो इनकी जो नई पॉलिसी है, उसमें ये चैटिंग को कहीं किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं। ये बातें हुई थी कि जब नई पॉलिसी व्हाट्सएप लेकर आ रहा है, तो उसके बाद में जो भी चैटिंग होगी या जो भी हमारा पर्सनल, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो कई सारी फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करता है, तो जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डेटा होगा, ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री होगी, तो हो सकता है उसको जो है व्हाट्सएप अपनी जो इनकी जो पार्टनर कंपनियां होंगी उनके साथ में डील कर सकता है। यानी कि हालांकि इसकी पेरेंट कंपनी व्हाट्सएप की फेसबुक है, लेकिन व्हाट्सएप की कुछ जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे ट्विटर हो गया या स्नैपचैट होगा या फिर जो भी होंगी इनकी ट्रेडिंग कंपनियां, बिजनेस कंपनियां, तो उनके साथ में भी ये डेटा जो है शेयर करने की अनुमति व्हाट्सएप ले रहा था यूजर पॉलिसी से। और व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी को इस तरीके से अप्लाई कर रहा है कि वो यूजर से कह रहा है या तो आप इन पॉलिसीज को मानिए, हमारी जो नई पॉलिसीज है, या फिर आप जो है फरवरी से हमारा व्हाट्सएप जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज करना बंद कर दीजिए। तो ये तो वही बात हो गई कि आप प्लेटफॉर्म पर कहीं पर गए, आपने गाड़ी पर बैठा और अब गाड़ी पर आप जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी वाला कह रहा है कि हम आपको भाई डेस्टिनेशन पर नहीं उतारेंगे, आपको इसी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके की बात जब व्हाट्सएप ने की तो काफ़ी पूरे देश में आपको पता है फिर काफ़ी डिबेट हो गया इसके ऊपर। तो व्हाट्सएप ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है कि वो जो सबसे पहली बात जो चैटिंग होती है, यानी कि जो हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार से जो चैटिंग करते हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। यानी कि जैसे ही हम अपना मैसेज यहाँ से भेजते हैं अपने मोबाइल से, और जब तक वो दूसरे मोबाइल पर पहुंचता है तो बीच में उसको कोई रीड नहीं कर सकता है। यानी कि इवन व्हाट्सएप कहता है कि वो खुद भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो कि सरासर खैर गलत है। वो तो पूरी तरीके से पढ़ सकता है और ये बात हमने कई बार देखा भी है, लेकिन फिलहाल बोलता वो यही है। लेकिन व्हाट्सएप ने ये बताया है कि चैटिंग को छोड़कर जो हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो हमारे साथ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हम उनके ट्रांजैक्शंस को बेसिकली देख सकेंगे और उनको हम बेसिकली यूज करेंगे, क्योंकि कई बार उनको एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, तो उनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के इसको लेकर कई जो टेक्निकल जो साइबर विशेषज्ञ हैं, उनमें ये फिलहाल बहस छिड़ी हुई है कि हमारे देश को अब, और जो हमारे देश का भी डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि संसद में अभी लंबित है पास होने के लिए, तो उसको जल्द से जल्द हम पास करें ताकि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका जो डेटा है वो सुरक्षित रह सके। और ये जो बड़ी जायंट कंपनियां हो गई हैं डिजिटल वर्ल्ड में, सबसे पहले बात तो इनको हमें ये समझाना पड़ेगा कि ये अगर हमारे देश में काम कर रही हैं, हमारे देश के नागरिकों का डेटा यूज कर रही हैं, तो इन्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। और इनकी जो पॉलिसी यूके यूरोप में होती है वो एकदम डिफरेंट होती है, क्योंकि यूके यूरोप की जो गवर्नमेंट्स होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है उनकी डिजिटल डेटा को लेकर के। और हमारे देश में अभी इतनी स्ट्रिक्ट कोई पॉलिसी नहीं है। तो फिलहाल इससे हमें जानने की और ज़रूरत है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से जो है व्हाट्सएप हमारी जो है डेटा प्राइवेसी को छीन सकता है, यानी कि हमारे डेटा से अपना फ़ायदा करेगा और हमारा नुकसान भी हो सकता है उससे। उसके बाद पेज नंबर 4 पर मुख्यतः जो है किसान आंदोलन से रिलेटेड सारी न्यूज़ हैं। सबसे पहली तो बात आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे हस्तक्षेप कर दिया है किसान आंदोलन में, तो अब वो किसान कानूनों को चाह रहा है कि अभी लागू ना हो, और उसने एक समिति बनाई हुई है 4 लोगों की, जिसमें किसान आंदोलन में शामिल जो संगठन है वो अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे उसके सामने, समिति के सामने, और उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो कुल मिला के जो राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो ये बोलते हैं कि जो है फिलहाल वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जो किसान कानून है उनसे उनको सिर्फ वापस ही होना पड़ेगा, उससे कम पे वो समझौता नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ जो किसान संगठन है वो ऑलरेडी इस चीज़ का जो समिति बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑलरेडी उससे सहमत नहीं। वो बता रहे हैं कि उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी प्रो कानून है, यानी कि वो कानूनों का समर्थन ऑलरेडी करते हैं, क्योंकि जितने भी हैं वो कृषि शास्त्री हैं या अर्थशास्त्री हैं या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि ऑलरेडी किसान कानूनों का सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि हम जो है, हो सकता है कि समिति जो है किसान संगठनों के लिए ठीक से कार्य ना करे। उसके बाद में अब यहीं पर 2 हो गए हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है, उससे ना तो किसान संगठन बहुत ज़्यादा खुश है,
और ना ही जो सरकार है, अब जो सरकार के जैसे मंत्री हैं कैलाश चौधरी जी, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हाँ चलिए ठीक है, कोर्ट का फैसला तो ठीक है, हमारी इच्छा के विपरीत है, लेकिन अब हम लोगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट जो है, अब आपको पता है कि कानून बनाने का काम, कानून को रिव्यू करने का काम जो है वो संसद का होता है, वो कोर्ट का नहीं होता है। अब हालांकि कोर्ट के पास अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है कि अगर किसी भी प्रकार के जो हमारे मानव के अधिकार हैं, जो अभी हमारे नागरिकता के अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए था, और लगातार ये बातें चल भी रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है तो कई बार क्या होता है कि जो ये आंदोलनकारी हैं, ये काइंड ऑफ अभी तो फिलहाल इन्होंने एक भीड़ तंत्र बना के रखा हुआ है, क्योंकि अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। सरकार की कोई बात सरकार से कोई बात करने को लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस तरीके से अगर इनके इस रवैये को अगर सुप्रीम कोर्ट हवा देता है, अगर उसको थोड़ा सा भी वैल्यू देता है, तो इनके भाव और बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अगर हस्तक्षेप करता है तो हो सकता है कि किसान आंदोलन का रुख और भी गड़बड़ हो सकता है। तो कुल मिला के ना तो सरकार अभी इससे सहमत है और ना ही किसान विरोधी आंदोलन। फिलहाल किसान कानून विरोधी आंदोलन फिलहाल जो है 18 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करेगा कि जो किसान संगठन है वो गणतंत्र दिवस के दिन एक साइकिल रैली निकालने वाले हैं। तो उस पर एक याचिका दायर की गई है कि किसान संगठन ये साइकिल रैली ना निकालें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके बाद में इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मिली है कि जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, इसमें पाकिस्तान समर्थित जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, वो इसको फंडिंग कर रहे हैं, और वो इसका जो ये जो पूरा आपका आंदोलन हो रहा है, इसको हाईजैक कर लिया है। इस पूरे जो आर्टिकल में ये बताया जाता है कि सबसे पहले जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो इसको जो बड़े किसान थे और जो आढ़ती थे, उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। लेकिन कुछ समय बाद में इसमें जो खालिस्तान, क्योंकि मोस्टली इसमें पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान सम्मिलित हैं, तो इसमें जो पंजाब में जो भी आपको पता है खालिस्तान के सपोर्टर्स कनाडा में रहते हैं। तो जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, जो कि अलगाववादी जिनकी विचार हैं कि वो देश को टुकड़ों में विभाजित करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने फाइनली जो है आगे जब ये उन्होंने देखा कि आंदोलन का जो रुख है वो एक बड़े पैमाने पर हो गया है, तो उन्होंने आंदोलन को और ज़्यादा आग दे दी और अब उसको वो फंडिंग कर रहे हैं। तो इस बात की जो है पुष्टि जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ने और कई सारे वकीलों ने इस बात की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि वो अगर ऐसा कोई मैटर है कि अगर अलगाववादी या विभाजन वाली कोई शक्तियां अगर देश के इस तरीके के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो एक हलफनामा पेश करे और सुप्रीम कोर्ट को बताए और उसके प्रूफ दे। पेज नंबर 5 पर मोस्टली जो है कोविड से रिलेटेड रोज जो है न्यूज़ होती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये बताई जा रही है कि जो कोविड का वैक्सीन भारत को मिला हुआ है वो सबसे सस्ता है अन्य देशों के मुकाबले। इसमें बताया जाता है कि जो कोविशील्ड है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट से भारत खरीद रहा है, तो उस कोविशील्ड प्रति डोज जो है 200 रुपए की पड़ रही है, और जो भारत बायोटेक से जो कोवैक्सीन नामक डोज खरीदी जा रही है उसको 206 रुपए में पड़ रही है। और जो कि सबसे सस्ती, जो कि अभी तक पूरे विदेशों में जितने भी टीके लग रहे हैं उसमें सबसे सस्ती कीमत की जो डोज है वो 734 रुपए की है। तो इस बात की काफ़ी मतलब कि काइंड ऑफ हैप्पी न्यूज़ है कि भारत को इतने सस्ते में कई सारी डोजेस मिल रही। हालांकि भारत को थोक में सबसे बड़े मात्रा में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में टीकाकरण ड्राइव है हमारे देश की। तो इसलिए जो इससे ये भी एक रीज़न हो सकता है सस्ती डोज मिलने का कि भारत इतने बल्क में इतनी सारी डोजेस खरीद रहा है। तो यही न्यूज़ है। उसके बाद अगले पेज पर ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड न्यूज़ आई हुई है कि आपको पता है कि इस समय हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। कई सारे जितने भी, सबसे पहले ये घटना हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर कुछ प्रवासी पक्षी जो फिर सर्दियों में आते हैं, आपको पता है सेंट्रल एशिया रीजन से, तो वहाँ से कुछ पक्षी आए और उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण फिर जब रिसर्च की गई तो पता चला, जब सैंपल लिए गए तो ये पता चला कि बर्ड फ्लू आ गया है। तो अब आपको पता है कि बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 होता है। तो इस वायरस ने फिलहाल पूरे देश में अपनी पैठ बना ली है और पूरे देश में फैल गया है। तो इस वजह से जो आपका पशुधन मंत्रालय है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ ही साथ ये बोला कि पोल्ट्री फार्म में जो वर्कर्स हैं वो पीपीई किट जरूर पहने। साथ ही साथ अगर आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, इस समय आप किसी
भी वन्यजीव अभयारण्य में जा रहे हैं या फिर आप किसी जू में जा रहे हैं तो कृपया ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों के पास में न जाएं। हालांकि पक्षियों से इसका जो ट्रांसमिशन ह्यूमंस में है वो इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके मल को या फिर सलाइवा को या फिर पक्षियों को हाथ से टच करते हैं तो ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि उसका वायरस ह्यूमन में आ जाए। और ह्यूमन में अगर आता भी है तो हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपको पता है वायरोलॉजी अब ऐसा एक इतना अननोन फील्ड हो गया है कि कौन सा वायरस कितनी जल्दी म्यूटेट हो जाता है, किसी दूसरे वायरस से मिक्स हो जाता है। तो ये कई सारी काल्पनिक आप इनको आशंकाएं कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंकाएं रहती हैं। तो इसी बात को लेकर जो सीनियर जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर जरूर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि जो बर्ड फ्लू संक्रमित एरिया है वहाँ के जितने भी पक्षी हों, अगर वो डेड हैं तो उनको डिस्पोजल किया जाए सही से, और जो डेड नहीं तो उनके सैंपल्स लेके रैंडमली सैंपल्स लिए जाते हैं, और अगर उनको उसमें से अगर कुछ भी किसी भी बर्ड्स में अगर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स दिखते हैं तो फिर सारी जो बर्ड फ्लू जितने भी बर्ड्स होते हैं उनको फिलहाल सही से डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद में हमारे देश का जो मौसम विभाग है उसने बताया है कि उत्तरी मैदानों में जो अभी शीतलहर जारी रहेगा। इस समय जो है करीब करीब 4-5 डिग्री टेम्परेचर रहता है और दिल्ली में भी करीब 4.5 डिग्री टेम्परेचर था कल। तो अगले 4-5 दिनों में जो है शीतलहर रहने की आशंका है। फिलहाल बारिश के तो कोई चांसेस नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो है शीतलहर जारी रहेगी। उसके बाद में ये न्यूज़ एलएसी से है, जहाँ पर कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत जी, वो गए हुए थे एलएसी की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर, और -35 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर है। तो उन्होंने जो है अपने जवानों का पहुंचकर वहाँ पर उत्साह बढ़ाया। और ये पूर्वी लद्दाख में आपको पता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर इस समय भारत ने कुछ फॉरवर्ड पोस्ट बना के रखे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट मतलब कि अगर ये हमारा बॉर्डर है तो हम लोग इसके थोड़ा सा आगे ही रहेंगे। अपने सैनिकों को हम लोगों ने यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे हमारे और चाइना के बॉर्डर के बीच में कुछ एक ऐसा न्यूट्रल जोन होता है जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हम दखलंदाजी नहीं देंगे और चाइना भी दखलंदाजी नहीं देगा। लेकिन हमने नोटिस किया कि चाइना जो है थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था हमारे उस न्यूट्रल जोन में। तो अब भारत ने भी अपनी कुछ फॉरवर्ड पोस्ट बना ली और ये एकदम कड़े तरीके से कह दिया कि जब तक चाइना की जो सेना है वो इस फील्ड को छोड़ के नहीं जाएगी तब तक भारत भी फॉरवर्ड पोस्ट छोड़ के नहीं जाएगा। इस बात को आपको पता है कि कल जब एमएम नरवणे जी जो कि इंडियन आर्मी चीफ हैं, वो जब एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे सेना दिवस से पहले, जो इनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उन्होंने जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इसमें बताया कि अब भारत किसी भी तरीके से किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है भारत के सैनिक, और फॉरवर्ड पोस्ट से भारत के सैनिक तब तक नहीं हटेंगे जब तक चाइना के सैनिक पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको भी ये बात जानकर हर्ष होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके देश के सैनिक इतने हाई एल्टीट्यूड पर, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ज़रूर आपको कहीं ना कोई बीमारी, हेडेक, और कई बार नाक से ब्लीडिंग आना, इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, इतने ऊंचे पर्वतों पर, और इतना ठंडा टेम्परेचर है वहाँ पर। आपके देश के जो सैनिक हैं वो लगातार आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो सैनिकों को एक अच्छा सा सैल्यूट हमारे लोगों की तरफ से, पूरे भारतवासियों की तरफ से, उनको बहुत बहुत थैंक यू। उसके श्रद्धालुओं के लिए एक न्यूज़ है कि मकर संक्रांति के दिन हो सकता है कि माँ वैष्णो देवी में जो स्वर्ण युक्त प्राचीन गुफा है उसको हो सकता है खोला जा सकता है, और उसके दर्शन आप लोगों को हो सकता है संभवतः मिल जाए मकर संक्रांति के दिन। तो पिछले 1 साल से कोविड की वजह से ये जो गुफा है ये ऑलरेडी बंद है। तो इसको हो सकता है कि अब जो श्राइन बोर्ड है वहाँ का, वो इस बात पे विचार कर रहा है कि मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं के लिए इस जो गुफा है इसके कपाट खोले जाएं। तो जो माता जी की जो प्राचीन गुफा है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि माता जी को जो है जो वैष्णो माता थी उनके पीछे जो भैरवनाथ लगा हुआ था। तो बाबा भैरवनाथ को जो है मारने के लिए सबसे पहले माता जी उनसे बचने के लिए उस गुफा में घुस गई थी, छुप गई थी, लेकिन जो है भैरव फिर भी जब पीछे पड़ा हुआ था तो माता जी ने उसका वध किया, और उसका जो शरीर है वो शिला के रूप में वहाँ पर डेहरी के रूप में रहता है, और जो उसका जो सर था वो जो है भैरव घाटी में जाके गिरा था जहाँ पर उनका मंदिर है। तो इस प्रकार से हमेशा जो भी हिंदू हैं उनका एक बार ज़रूर उनकी इच्छा होती है कि वो इस पवित्र गुफा में जाकर प्रवेश करके माता जी का जो भी आशीर्वाद है उसको प्राप्त करें। उसके बाद बिजनेस के पेज पर अगर आ जाएं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट थी वो 10 जनवरी थी, 10 जनवरी 2021। इस बार कोविड की वजह से जो है ये डेट्स बढ़ा दी गई थी, और जो
कॉर्पोरेट के लिए जो इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी। तो इस बार जो इनकम टैक्स जो भरने में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस बार जो इनकम टैक्स टोटल भरा गया वो 5.95 करोड़ का भरा गया, जबकि इससे पिछले साल 5.67 करोड़ का भरा गया था। तो इस प्रकार से इतनी वृद्धि हुई है इनकम टैक्स भरने में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो ये न्यूज़ थी इनकम टैक्स से रिलेटेड। साथ ही साथ अब जब बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, जो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, वो 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। तो अब कोविड की वजह से चूँकि जो मैक्सिमम सेक्टर्स हैं, उनका बिज़नेस ठप पड़ा हुआ था और उनकी जो ग्रोथ है वो लगातार नेगेटिव में है। तो सारे सेक्टर्स की जो इसमें नज़र है वो बजट पर है और सभी सेक्टर्स, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो या एमएसएमई सेक्टर हो, सब सेक्टर्स यही चाह रहे हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, जो भी बिजनेसेस ने कर्जा लिया हुआ है वो हो, सभी लोग चाह रहे हैं कि जो बजट हो उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। इसी चीज को लेकर जो सर्विस सेक्टर है वो भी लगातार बजट के ऊपर लगाए हुए है कि इस बार के बजट से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि इस कोविड की वजह से हालांकि लगभग में सारे सेक्टर्स ओपन हो गए हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर और हमारी घरेलू मार्केट हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लेकिन अभी भी जो हमारी सर्विस सेक्टर है, यानी कि अगर हम होटल्स की बात करें, ट्रैवल्स की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इन सब सेक्टर्स में अभी भी बेसिकली ओपन नहीं हो पाए, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती, तो अभी भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों के आने जाने पर। तो इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा गिरावट अगर किसी सेक्टर में देखी गई है तो वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में 21.4% की गिरावट देखी गई है। तो अब इस चीज़ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि सर्विस सेक्टर के इम्प्रूवमेंट की कितनी आवश्यकता है। सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इस आर्टिकल में बताई जा रही है कि जो सर्विस सेक्टर है उससे करीब करीब 53.66% योगदान रहता है। साथ ही साथ जो टोटल रोजगार है उसमें 25% रोजगार जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर देता है। तो बिल्कुल सर्विस सेक्टर आपको होता है पर्यटन, होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, अन्य दूसरे सेक्टर्स मिला के सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा जो है लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी। स्टेट है आपकी रियल एस्टेट जो फील्ड होती है, क्योंकि इसमें भी स्टील, सीमेंट, फर्नीचर, बिजली उपकरण, पेंटिंग, वार्निश, बहुत सारी कंपनियां, इसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स को बेनिफिट मिलता है अगर रियल एस्टेट का कार्य तेजी से बढ़ता है। तो इस तरीके के कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें जो है लगातार गिरावट है और इन सेक्टर्स को उम्मीद है कि बजट से इनको कुछ बेनिफिट होगा। तो अब कितना बेनिफिट होगा ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। उसके बाद पिछले साल जब बजट पेश किया गया था तो विवाद से विश्वास स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसके अंतर्गत ये था कि अगर जो भी करदाता जिनका अभी टैक्स अभी बाकी है, अगर वो किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट चल रहा है सरकार के साथ में, तो वो डिस्प्यूट सेटल करके जितना भी अमाउंट है वो अगर एक ड्यू डेट दी गई थी कि इस डेट तक अगर आप जमा कर देंगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो वही इस बात आर्टिकल में बताया जाता है कि करीब इस समय 9.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिस्प्यूटेड हैं, यानी कि वो अभी वो भारत सरकार को मिल रहे हैं और ये टैक्स में डिस्प्यूट की वजह से रुके हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो करीब 4 लाख करोड़ के आसपास वो है कॉर्पोरेट टैक्स का है और करीब 2.5-3 लाख के आसपास में जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है और कुछ अमाउंट जो है जीएसटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से कुल मिला के 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो है अमाउंट अभी भी डिस्प्यूटेड जो कि पड़ा हुआ है। तो अगर ये अमाउंट 9.5 लाख करोड़ अमाउंट अगर भारत सरकार को इस साल मिल जाता है तो भारत सरकार की जो आर्थिक क्राइसिस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा भारत को फायदा मिल जाएगा और कुछ राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, हालांकि ये बात है। और ये जो विवाद से विश्वास स्कीम थी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, यही इस बात इस आर्टिकल में बताई जा रही थी कि करीब 72,000 करोड़ रुपए के आसपास ही भारत सरकार को मिल पाए इस स्कीम से। तो अब जब नया बजट पेश होगा तो वित्त मंत्री जी यही प्रयास करेंगे कि ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है इसको और नए रूप में लाया जाए, ताकि ये और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके फ्रेंडली हो, ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिकवरी हो सके। तो अगली न्यूज़ है टेस्ला से रिलेटेड। आपने एलन मस्क का नाम जरूर सुना होगा। तो एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा। स्पेस एक्स इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये जो है नासा के साथ में इनका समझौता रहता है। एरोस्पेस फील्ड में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें इनका पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि इनके इनके द्वारा इनकी कंपनी द्वारा डिज़ाइन जो
विमान होते हैं वो स्पेस में जाते हैं। और इनकी एक कंपनी टेस्ला जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बेसिकली डिज़ाइन करती है। तो अब भारत में जो है टेस्ला का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भारत में टेस्ला जल्द से जल्दी ओपन हो जाएगी और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचनी शुरू कर देगी। और अगर डिमांड रहेगी तो कंपनी ने ये भी बताया है अगर इनकी कार्स की डिमांड्स होगी तो कंपनी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देश में डालेगी। उसके अंदर शेयर बाजार में लगातार बढ़ोतरी हो रही, खरीदारी शेयर बाजार में चली रही है। पूरे देश में आर्थिक मंदी है लेकिन जो है सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर मार्केट लगातार ग्रोथ पर है। तो चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है शेयर मार्केट में फिलहाल, पूरे देश में। उसके बाद में अब ट्रंप के लिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं क्योंकि अमेरिकी संसद में जो है महाभियोग पर आज मतदान होना है। अब आपको पता है कि ट्रंप ने क्या किया हुआ है। ट्रंप ने अपने समर्थकों को जो है आक्रामक बनाकर और उनको जो है उत्तेजित किया और फिर जाकर वो उनके जितने भी समर्थक थे उन लोगों ने कैपिटल हिल जो कि वहाँ का संसद परिसर है उस पर अटैक कर दिया और फिर लोकतंत्र और कई सारे लोगों की उसमें डेथ हो गई। तो इस बात से जो है पूरा यूएस नाराज है, वहाँ के जो भी लोकतांत्रिक संगठन है वो नाराज है। तो अब वो चाहते हैं कि हालांकि ट्रंप ने बोला हुआ था कि अब वो सत्ता का स्थानांतरण जो है 20 तारीख को कर देंगे जब जो बाइडेन शपथ लेंगे। लेकिन अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन है, तो डेमोक्रेटिक के जो सांसद हैं वो ये चाहते हैं कि अब ट्रंप या तो इस्तीफा तुरंत दें या फिर इनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाएगा। तो अब उसी की कार्यवाही शुरू हो गई है। उसके बाद में पाकिस्तान से एक न्यूज़ है कि जनवरी में जो है पंजाब प्रांत में गुरुद्वारा नानक साहिब पर तोड़फोड़ की गई थी कुछ पाकिस्तानियों के द्वारा। तो वहाँ पर ये सब तो घटनाएं आम हैं क्योंकि मंदिरों में आग लगाना, गुरुद्वारों को तोड़ना और जितनी भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उनके साथ में अत्याचार, बलात्कार, जबरन, धर्मांतरण, इस तरीके की न्यूज़ तो लगातार कुल मिला के जो है मानवाधिकार का इतना हनन होता है पाकिस्तान में और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन कुछ नहीं कर पा रहा है। बड़े दुख की बात है। भारत हालांकि प्रयास कर रहा है लेकिन अकेले भारत के करने से क्या होता है। ऑलरेडी चीन जैसे इतने शक्तिशाली देश पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ ये है कि ननकाना साहिब में जो तोड़फोड़ हुई थी तो वहाँ की जो है जो आतंकवाद निरोधक जो कोर्ट है उसने जो है कुछ जो भी आरोपित थे 3 व्यक्ति उनको कुछ सज़ा सुनाई है और बहुत हल्की-फुल्की सज़ा है। एक को 2 साल की सज़ा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया और एक को 6-6 महीने की। तो खैर ये कोई सज़ा होती है। फिलहाल ठीक है अब जो हो रहा है क्योंकि वहाँ की कोर्ट्स भी जो है कुछ नहीं कर सकती इस भीड़ तंत्र के आगे और उनकी सरकार तो मान लीजिए कुछ कर ही नहीं पा रही है। बस उनका एक ये प्रयास रहता है कि जो इंटरनेशनल स्तर पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की जो है कार्यवाही करें ताकि सिर्फ शो ऑफ करें कि हाँ नहीं हम जो है माइनॉरिटीज़ को संरक्षित कर रहे हैं ताकि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में लगातार ये मैसेज जाता रहे कि हाँ पाकिस्तान जो है फिलहाल प्रयास कर रहा है। आगे जो न्यूज़ है वो काफ़ी ख़राब है लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि गुरुद्वारे में जो ग्रंथी रहते थे उनकी एक बेटी थी तो उसको जो है इन लोगों ने जो भी इसमें कोई अपराधी था वो उठा कर लेकर गया था और उनका जो है ज़बरदस्ती अपहरण कर उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके उसके साथ में शादी कर लिया था। तो आगे यही न्यूज़ है फिलहाल। उसके बाद में ये केपी ओली जी फर्जी में उसके बाद केपी ओली जी हमारे परेशान हो रहे हैं। ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि इससे पहले भी आपको पता है कि नेपाल ने अपने नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो कि उत्तराखंड से जिनका बॉर्डर सटा होता है पिथौरागढ़ के पास में, आपने देखा होगा अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी। तो पिथौरागढ़ के पास में इस तरीके का एक ट्रायंगल बनता है तो उस पे जो है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख 3 एरियाज़ हैं जिनको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया हुआ है क्योंकि भारत ने जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को अलग किया था तो भारत ने अपना जब नया मैप जारी किया था उसमें भारत ने ये 3 क्षेत्र अपने में दिखाए थे। उसके बाद में फिर नेपाल ने ये बोला कि जो है नहीं ये क्षेत्र हमारे हैं और फिर उसने अपनी मैप में ये चीज़ शो की थी। तो अब वही बात कह रहे हैं केपी ओली जी कि जो है नेपाल जो है अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का जो है समझौता नहीं करेगा। ये उनका बयान तब आया है जब नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत पर विजिट करने वाले हैं जल्द में ही। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि जो है चाइना का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है उनके देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में। जबकि आपको एकदम साफ-साफ दिखता होगा कि नेपाल का इस समय झुकाव जब से केपी ओली शर्मा जी वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, जो पूरा झुकाव है वो चाइना की तरफ है। चाइना हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है
और यहाँ तक कि कुछ बॉर्डर एरियाज जो तिब्बत के साथ में नेपाल के लगते हैं, ऑलरेडी जो है चाइना वहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उसने अपने जो भी मिलिट्री बेसेस हैं उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, जो भी कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको बना रहा है। तो शायद चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि तिब्बत का क्या हाल हुआ है, और सॉरी, नेपाल को नहीं समझ में आ रहा है कि तिब्बत का क्या हाल हुआ है और उनका क्या हाल होगा। लेकिन फिलहाल अब क्या कर सकते हैं। अब भारत देश ऑलरेडी नेपाल का इतना सपोर्ट करता है, लगातार नेपाल में इन्वेस्टमेंट करता रहता है। उसके बाद में न्यूज़ है कि आतंकवाद प्रायोजित करने वाला सूची में क्यूबा को शामिल कर दिया है। तो फिलहाल जाते-जाते जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो लगातार अपने जो भी पड़ोसी देश है उनसे संबंध खराब करती जा रही है। अभी जाते-जाते भी एक कील ठोक के जा रहे हैं कि जो क्यूबा है, क्यूबा हालांकि इससे पहले भी आतंकवाद प्रायोजित करने वाली लिस्ट में था, लेकिन जब बराक ओबामा 2015 में प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इसको इस लिस्ट पर से हटा दिया था। तो माइक पोम्पियो जो कि विदेश मंत्री हैं वो बोलते हैं कि इनको जिस कारण से जिसके आधार पर इस काली सूची से हटाया गया था, तो लेकिन वो जो मानक थे उनको फिलहाल क्यूबा फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए फिर से उसको आतंकवाद प्रायोजित करने वाली लिस्ट में डाल दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रम्प की अगुवाई में जो अमेरिकी सरकार थी, उनका जो विदेश संबंध थे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे पूरे विश्व से लगभग में बहुत गड़बड़ हो गए। उन्होंने बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे यूनेस्को था, WHO, WTO, इनमें उन्होंने पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया। पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट था उससे निकल गए बाहर। अफगानिस्तान में जो सॉरी ईरान में जो ट्रीटी थी इनकी ईरान के साथ में उससे निकल गए, और अफगानिस्तान में तालिबानों से इन्होंने समझौता कर लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे यूरोप से पूरे रिलेशंस इनके खराब हो चुके हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो चाइना के साथ में एक बहुत बड़ी बिजनेस डील कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कि आप चाइना ऑलरेडी कितना विरोध में रहता है यूएस के, और इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उधर उभर रहा है। तो यूएस को चाहिए था कि एटलीस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनके साथ में तो रहें हर मौके पर। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं जब जो बाइडन आएंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छा करें और जो रिलेशंस हैं वो कुछ सुधरें इन देशों के साथ में। तो फिलहाल आज की न्यूज़ जो है न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।